नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने मालदा में एक कश्ती डूब गई है, वहाँ की एक नदी में। उसकी वजह से कई सारे लोगों के हलाकतों की ख़बरें आ रही हैं। अभी तक कई लाशें नहीं मिले हैं, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसके अलावा आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक ग्रेनेड हमला होने की खबरें आ रही हैं, जिसमें 14 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और मुल्क के संगीन हालात के पेश नज़र असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में बगावत से परेशान बीजेपी 90 बागी पार्टियों को बाहर से निकाल दिया है। 90 बागियों को NRC की दहशत ने एक मरतबा फिर बंगाल में बीजेपी से वाबस्ता एक शख्स को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर किया है। सऊदी अरब बिल्कुल इस वक्त जो है अजीब किस्म के फ़ैसले ले रहा है। सऊदी अरब के होटलों में अब बग़ैर ताल्लुकात साबित किए भी आप गैर मुल्की मर्द और ख़वातीन होटलों में रुक सकते हैं, यानी किस जानिब इशारा है आप समझ सकते हैं। इराक़ में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं, हलाकतों की तादाद 40 हुई है और 2000 के करीब अफराद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, तमाम चीज़ों पर तफसीलात से रोशनी डालता हूँ और उस पर तबसरा करता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। मॉर्निंग प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, उस पर भी अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है, उसको भी देखें और दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। बिलखुसूस वो अफराद जिन तक अभी तक सीधी बात की लिंक नहीं पहुँच रही है, उन तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करवाएँ। महकम नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मालदा की। जी हाँ, मगरबी बंगाल के मालदा में कश्ती डूबने की वजह से कई अफराद हलाक हो चुके हैं। ये मंजर कश्ती डूबने का आप देख सकते हैं। हमारे एक सीधी बात के व्यूवर ने इसको भेजा है। कश्ती, दरअसल इसकी तफसीलात में जाएंगे तो कश्ती मुकाबला मुनक़िद होता है यहाँ पर मालदा के चाचल जगन्नाथपुर घाट में, जो एक मुकिनपुर नाम का एक इलाका है। वहाँ पे उस मुकाबले में शिरकत के लिए ये लोग जा रहे थे और उसमें 70 से 72 लोग सवार थे। उसमें 13 बाइक भी रखे गए थे। और उस खेल को जो सालाना मुनक़िद होता है, जब दरिया में पानी बढ़ जाता है, उसको देखने के लिए ये लोग जा रहे थे तो अचानक कश्ती डूब गई। और ये जुमेरात को बाद नमाज मगरिब ये मामला पेश आया था। और अब तक जो है बहुत सारे लोगों की लाशें नहीं मिले हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसको महानंदा नदी कहा जाता है, जिस नदी में ये कश्ती डूबी हुई है। अब कहा जा रहा है कि कई लोगों की लाशें मिल चुकी हैं और कई लोगों की लाशों को निकालने का काम अभी जारी है। ये मगरबी बंगाल के मालदा चाचल इलाके का है और कहा जा रहा है कि इसमें डूबने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की थी। वह नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के लाख चौक इलाके में हफ्ते के रोज़ होने वाले ग्रेनेड हमले में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार और एक सहाफ़ी समेत 14 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़िला पुलिस अनंतनाग के एक तर्जुमान ने बताया कि एक ज़ख्मी को छोड़कर दीगर सभी ज़ख्मियों को ज़िला अस्पताल अनंतनाग से फारिग किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जंगजों ने अनंतनाग के मसरूफ़ इलाके लाल चौक में DC ऑफिस के नज़दीक ग्रेनेड फेंका। उसके नतीजे में 13 आम शहरी और एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ। मासिवा एक ज़ख्मी जो ज़िला अस्पताल अनंतनाग में ज़ेर इलाज है। दीगर सभी ज़ख्मियों को अस्पताल से फारिग किया गया है। सरकारी ज़राए ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मुश्तबा जंगजुओं की तरफ से ग्रेनेड हमला ज़िला मजिस्ट्रेट अनंतनाग के दफ्तर को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें 14 अफराद ज़ख्मी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्तबा जंगजुओं ने ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, जो निशाना चूक करके बाहर फट गया। इसमें 14 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार और सहाफ़ी भी शामिल है। नाज़रीन, सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि ग्रेनेड हमले के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन चलाया, ताहम हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए इलाके में चेकिंग पॉइंट्स को मुतहर्रिक किया गया है। दरअसल जनूबी कश्मीर के DIG ने नामानिगारों को बताया कि ग्रेनेड हमले में एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल समेत 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बैकफ नाज़रीन, कश्मीर की हालत रोज़ बरोज़ जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ के हालात के सिलसिले में बहुत ही भयानक खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के हवालों से। इस दरमियान आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ये साफ कह दिया है कि कोई भी आदमी अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करता है तो वो कश्मीरियों के साथ भी और पाकिस्तानियों के साथ भी नाइंसाफ़ी करेगा और वो जुल्म करेगा। इस तरह उन्होंने आवाम को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने से भी बाज रहने से आज आगाह किया है इमरान खान ने। मैं नाज़रीन, मुल्क के संगीन हालात हैं
اور مختلف قسم کے خبریں نکل کر کے سامنے آتی ہیں، وہ NRC کے معاملے کو لے کر کے ہو یا ماب لنچنگ کے معاملے کو لے کر کے ہو یا پھر دیگر کئی ایسی چیزیں جو بالخصوص اقلیت اور مسلمان پریشان ہیں۔ ایسے حالات میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے یہاں کے ملک کے موجودہ سنگین حالات سے مسلمانوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں ثابت قدم رہ کر ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ملک کے سیکولرزم اور جمہوریت کی بقا کے لیے اعتدال پسند قوتوں کو کامیاب بنانا ہوگا۔ انہوں نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات MIM سے اتحاد نہ کیے جانے کے لیے کانگریس سمیت حزب اختلاف کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جنوبی ممبئی کے بلواس ہوٹل میں منعقدہ ایک ہجومی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے MIM کے صدر اسدالدین اویسی نے اس منطق کا ذکر کیا کہ ہمیشہ اپوزیشن کے درمیان سمجھوتا نہ ہونے پر MIM سے سوال کیوں کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ دوسری پارٹیوں سے بھی وضاحت طلب کرے۔ اویسی نے واضح کیا کہ ونچت اگاڑی سے سمجھوتا نہ ہونا دراصل نشستوں کی تقسیم پر تال میل نہ ہی ہو سکا۔ اس سوال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ MIM کو BJP کی B ٹیم کہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خود یہ ٹیم کے زمرے میں آتے ہیں۔ دراصل مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ ملک میں سیاست کی ایک مضبوط آواز کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سماج کے کمزور اور دبے کچلوں کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات اپنے ممبرشپ کارڈ کے آفر کے بعد تاجروں کے لیے لے کر آ رہا ہے ایک اور انوکھا آفر۔ اپنے حلال تجارت کا اشتہار یعنی ایڈورٹائزمنٹ 1 سال کے لیے سیدھی بات میں کریں اور پورے 60% رعایت پائیں۔ جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مزید جانکاری اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر واٹس اپ کریں۔ نمبر ہے 9663027449۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب معاشرے میں مساوات مضبوط و مستحکم ہوگی تو سب کو جمہوریت میں اپنا حق ملے گا۔ ریاست میں کسانوں کی خودکشی اور وعدوں پر BJP کوئی بات نہیں کرتی ہے، جبکہ مہنگائی، GST اور بے روزگاری پر خاموشی اختیار رکھے ہوئے ہے، بلکہ فرقہ پرستی اور علاقائیت کا رنگ دینے کے لیے NRC اور ترمیمی بلوں پر بات کی جاتی ہے تاکہ اکثریت کی منہ بھرائی جائے۔ اسدالدین اویسی نے واضح کیا کہ ترمیم شدہ شہری بل نافذ کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہندوؤں کو شہریت دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو کہ خطرناک عمل ہے، جبکہ سوائے مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ غیر مساوی عمل ہے۔ اگر اس بل کا نفاذ ہوتا ہے تو یہ جناح کے 2 قومی نظریات کا فروغ ہوگا۔ دراصل NRC کے تعلق سے آسام میں جو فہرست سامنے لائی ہے اس کی وجہ سے BJP کو تکلیف ہوئی ہے۔ اب ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم NRC کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہجومی تشدد پر مکتوب لکھا جاتا ہے تب FIR درج کی جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اسدالدین اویسی نے اپنے پورے پریس کانفرنس میں بہت سارے مدعوں پر بات کی اور کھل کر کے بات کی، اور سب سے اہم بات انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ NRC سے اگر NRC کا نشانہ اگر صرف مسلمان ہے تو پھر وہ جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے محمد علی جناح کے 2 نظریے والے اس نظریات کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی اور پھر ہندوستان کی شکل کچھ اور ہوگی۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اتراکھنڈ میں BJP کی پریشانیوں کو۔ جی ہاں، پنچایتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف بغاوت کرنے والے عہدیداروں اور کارکنوں کے خلاف پارٹی نے بڑی کارروائی کی ہے۔ پارٹی کی جانب سے ریاست کے 11 اضلاع کے 90 عہدیداران اور کارکنوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ یہ بڑی کارروائی BJP کے ریاستی صدر اور رکن پارلیمنٹ اجے بھٹ نے جمعہ کو کی ہے۔ ریاستی صدر کی جاری کردہ خط کے مطابق ان تمام ممبروں کو پارٹی حمایت یافتہ امیدواروں کے خلاف ضلعی پنچایت کے علاقائی حلقوں میں انتخابات لڑنے اور پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے باہر کا راستہ دکھایا گیا۔ بٹ نے سب کو فوری طور پر باہر کرنے کی سفارش کی ہے۔ ریاستی صدر کے جاری کردہ خط میں کہا گیا کہ اہم قدم ان کے خلاف ضلعی سطح پر تشکیل دی گئی کمیٹیوں کی طرف سے موصولہ سفارشات کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ برخاست ہونے والے عہدیداران میں مہیلا مورچہ کی ریاستی سیکریٹری کلپنا بورا، سابق ضلع پنچایت صدر راجیش گنا سولا، سبکدوش بلاک پرمکھ نیلم بشٹ، اتراکھنڈ ڈیری فیڈریشن کے سابق صدر اور دیگر ریاستی ایگزیکٹو ممبر وغیرہ شامل تھے۔ اس فیصلے کے بعد BJP کو جو ہے خود BJP کے کارکنان کی جانب سے اور اراکین کی جانب سے، لیڈران کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف قسم کے تبصرے اور تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ بلکہ ناظرین، NRC کی دہشت ایک مرتبہ پھر مغربی بنگال میں نظر آئی ہے۔ جی ہاں، لوک سبھا انتخابات کے دوران مغربی بنگال میں BJP کے لیے ہنومان بننے والے نبھاش سرکار نے NRC میں نام نہ آنے کے خدشے کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے دوران ہنومان کے بھیس میں گھومنے والے نبھاش سرکار کی تصاویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی، لیکن جمعہ کے روز 4 اکتوبر کو نبھاش سرکار نے اپنے گاؤں ہنس کھالی میں خودکشی کر لی۔
गौरतलब है कि हाल ही में कलकत्ता आए बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि अब NRC का निफाज पूरे मुल्क में किया जाएगा और तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को बाहर निकाला जाएगा। ख्याल रहे कि निभाज सरकार ने रानाघाट लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जगन्नाथ सरकार के लिए खूब तशहीर की थी। नुभाष खुदकुशी मामले की इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस का ख्याल है कि नुभाष ने किसी जहरीले मादे का इस्तेमाल करके अपनी जान दी है। पुलिस के मुताबिक हालत बिगड़ने पर नुभाष को शक्तिनगर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हालांकि नुभाष के अहले खाना का कहना है कि नुभाष ने NRC के खौफ से खुदकुशी नहीं की। नेशनल हेराल्ड ने नुभाष के पड़ोसी दीपक राय से फोन पर बात की, जिनका कहना है कि नुभाष के अहले खाना खुदकुशी की असल वजह को बयान करने से हिचकिचा रहे हैं। दीपक राय ने कहा, यहाँ बहुत से बांग्लादेशी पनाहगुजीन हैं जो कि NRC लफ्ज से ही खौफ खाते हैं, क्योंकि आसाम में तकरीबन 12 लाख हिंदू भी NRC से बाहर किए गए हैं। वो लोग घबराए हुए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई दस्तावेज तो है नहीं। नुभाष के साथ ऐसा ही था। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और यहाँ सब कुछ जानता हूँ। यहाँ तक कि बीजेपी के उम्मीदवार जगन्नाथ सरकार भी अपनी एक पनाहगुजीन ही है। वहीं CPM पुलित ब्यूरो के रुकन और साबिक रुकन पार्लियामान मोहम्मद सलीम भी दावा करते हैं कि नुभाष ने अमित शाह के बयान के बाद NRC के खौफ से खुदकुशी की है। बैकैफ नाज़रीन, NRC का यह मामला इस वक्त बहुत ही खौफनाक होता जा रहा है और लोग अपना नाम शहरियत में NRC में आने या ना आने की वजह से इस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं और NRC लगता है कि इस वक्त बीजेपी के लिए एक मज़ीद बड़ा दर्द-ए-सर बनने वाला है, क्योंकि इस कदर अगर लोग इसके खौफ से अगर खुदकुशी करने लग जाएं तो हुकूमत को इस मामले पर दोबारा सोच विचार करना होगा। बैकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं सऊदी अरब के उन फैसलों की जो फैसले वाकई नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी अरब के होटलों में गैर मुल्की मर्द और ख़वातीन अब अपने ताल्लुकात को साबित किए बगैर भी रह सकेंगे। सऊदी अरब ने अपने मुल्क में सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए नई टूरिस्ट वीज़ा निज़ाम शुरू करने के बाद यह कदम उठाया है। इस फैसले के बाद अब सऊदी अरब में आने वाले गैर शादीशुदा ख़वातीन और मर्दों को होटलों के कमरों में एक साथ रुकने के लिए अपने दरमियान के ताल्लुकात को साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। सऊदी अरब में शादी के बगैर औरत और मर्द के साथ रहने पर पाबंदी है। उकास पेपर ने जुमा को अपनी रिपोर्ट में बताया, सऊदी अरब के तमाम शहरियों को होटल में रुकने से पहले ताल्लुकात की तौसीक करने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी है, लेकिन गैर मुल्की सयाहों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम ख़वातीन, सऊदी अरब की ख़वातीन भी शनाख्ती कार्ड दिखाकर होटल के कमरों में तनहा रह सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब ने तेल बरामदात के अलावा अपनी मईशत को तवसी देने के मकसद से 49 ममालिक के गैर मुल्की सयाहों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, अगरचे सऊदी अरब में शराब अब भी ममनू है। बहकैफ नाज़रीन, ये जो फैसले बदल रहे हैं, इन फैसलों की आग कहाँ तक पहुँचेगी और किस तरह की हालात इस वक्त सऊदी अरब में होंगे और किस तरह की जो है गैर इज़दिवाजी ताल्लुकात और किस तरह के ताल्लुकात पैदा होंगे और किस तरह के जराइम और बहुत सारी चीज़ें पेश आएंगी, इसका अंदाज़ा आप इस फैसले से लगा सकते हैं। जबकि इससे पहले कि कुछ फैसलों में वैसे भी सऊदी अरब को बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया गया है। बैकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम की आखिरी खबर इराक से है। इराक में पुरतशद्दुद मुजाहिरे अभी भी जारी हैं। जी हाँ, इराक में 3 दिनों तक हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरे में मरने वालों की तादाद बढ़कर बाज़ खबरों के मुताबिक 38 और बाज़ खबरों के मुताबिक 40 बताई गई है, जबकि 1648 से ज़्यादा दीगर ज़ख्मी हुए हैं, यानी 2000 के करीब की भी तादाद बताई जा रही है ज़ख्मियों की। इराक़ी इंडिपेंडेंट हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स IHCHR के एक रुकन अली अल बयाती ने जुमा को नामनिगारों को बताया कि बगदाद और कुछ सूबों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सलामती फोर्सों के 2 जवानों समेत 38 लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 360 सलामती दस्तों के एहलकार समेत 1648 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर इलाज के बाद अस्पताल से जा चुके हैं। वाज़ेह है कि मुजाहिरे में मारे गए लोगों की तादाद जुमेरात तक 26 थी, जबकि जख्मियों की तादाद 1506 थी। IHCHR एक आज़ाद कमीशन है जो इराक़ी पार्लियामेंट से मुंसलिक है। उसकी बुनियाद इराक़ी हुकूमत के ज़रिए बैनुल-अक़वामी पैमानों के मुताबिक इराक़ के सभी लोगों के हक़ूक़ को बढ़ावा देने और उनकी सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों की जानिब से की गई थी। बेरोज़गारी, सरकारी बदउनवानी और बुनियादी सहूलियतों में कमी के सिलसिले में इराक़ की राजधानी बगदाद और कई सूबों समेत मुल्क में लोगों का मुजाहरा जारी है और इसी दौरान बगदाद में पुलिस के साथ झड़प और तशद्दुद पसंदाना वाक़यात भी सामने आए। दीगर इराक़ी सूबों में भी मुजाहरा जारी है और इस दौरान मुश्तहिद मुजाहिर ने कई सूबाई सरकारी इमारतों और अहम सियासी पार्टियों के दफ्तरों पर हमला किया और उनमें आग लगा दी। बगदाद में सुबह 5 बजे से कर्फ्यू के निफाज के बावजूद जुमेरात को दिन में हल्का फुल्का मुजाहरा जारी रहा।
बहरकैफ नाज़रीन, इराक़ की हालत इस वक्त एहतजाजियों की वजह से पूरी तरह बुरी हो गई है। महसूस किया जा रहा है कि जो है हैदर अल इबादी की हुकूमत इस वक्त जो है इनके नौजवानों की और आवाम के एहतजाज के पेश नज़र जो है डामाडोल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आज के प्राइम टाइम में इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।